हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं ये खास शो दूर की सोच, जिसमें हमारा फोकस होता है आपकी रिटायरमेंट और सक्सेशन प्लानिंग पर, क्योंकि ये भी आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और होता क्या है, हम हमेशा इस जुगत में लगे रहते हैं कि कैसे हम ज़्यादा बचाएं, कैसे निवेश करें, उस पर कैसे अच्छा रिटर्न कमाएं, लेकिन इसके बारे में आपने कितनी प्लानिंग की है कि आपके बाद आपकी संपत्ति का क्या होगा? क्योंकि हर कोई चाहता है कि खून पसीने की मेहनत से जोड़ी गई उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे, हमेशा उसकी इस दुनिया में ना रहने पर यह संपत्ति उसकी अगली पीढ़ियों को मिले। साथ ही ये संपत्ति जिस लक्ष्य के लिए है उसी में इसका इस्तेमाल हो, इसका कोई मिसयूज ना करे। तो अगर किसी तरह का विवाद या जोखिम पैदा होता है तो परिवार की संपत्ति पर आंच ना आए, और इन्हीं सारे फैक्टर्स को आज हम कवर करने वाले हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी एक एस्पेक्ट होता है, वो होता है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट का। ये आप कैसे बना सकते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है आपको या नहीं, ये कैसे समझें, और इस ट्रस्ट को बनाने के क्या हैं फ़ायदे। इसी तरह के सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं हमारी इस खास सीरीज में। हमारा साथ दे रहे हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सोल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। डॉक्टर दीपक, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। दीपक से सबसे पहला सवाल, जब मैं कहती हूँ कि आप एक ट्रस्ट बनाइए, तो ये होता क्या है, जरा इसे डिफाइन कीजिए, और किसे बनाना चाहिए एक ट्रस्ट? कितनी संपत्ति होने पर आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ मुझे ट्रस्ट बनाना चाहिए? सबसे पहले समझते हैं ट्रस्ट होता क्या है। तो अभी तक ज़्यादातर जो लोग सोचते हैं वो ट्रस्ट मतलब चैरिटी, राइट। तो चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपने कोई सामाजिक कार्य करने के लिए, दान करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया और वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। ये एक ऐसी ट्रस्ट है, एक ऐसी संस्था है जो आप क्रिएट करते हो जो आपके परिवार और आपके हितों का ध्यान रखेगी, राइट। तो मैंने एक एंटिटी क्रिएट करी जो मैंने बनाई, जो मेरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखेगी मेरी संपत्ति को लेकर। और उसमें मैं पूरी तरीके से कंडीशंस डाल सकता हूँ कि मेरे बाद ये होगा, इतने पैसे ये निकाल सकते हैं, ये खाली इनकम ले सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, उस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो अगर आप एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट करते हैं जो कि आपके परिवार के हितों की रक्षा करेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और आपके लिए भी, उस संस्था को हम ट्रस्ट कहते हैं। अगर लीगली इसकी बात करूं तो लीगली में कहते हैं कि अगर ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी फॉर द बेनिफिट ऑफ सी, इस अरेंजमेंट को ट्रस्ट कहते हैं। तो मुझे आप पे विश्वास है, मैंने कहा मेरी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, पर आपके लिए नहीं है, ये मेरे बेटे के लिए। ओके। तो आप ध्यान किसके लिए रख रहे हैं? मेरे बेटे के लिए। देखिए, हर एक प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है टाइटल टू द प्रॉपर्टी। टाइटल मतलब ये किसके नाम है, राइट। कंट्रोल मतलब, और दूसरा होता है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कौन इसको यूज कर रहा है, कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से एक चीज आपको मिलेगी, या तो टाइटल मिलेगा प्रॉपर्टी का या कंट्रोल मिलेगा, आप इन दोनों में से क्या चीज चूज करेंगे? किस चीज को आप इंजॉय करोगे, कंट्रोल को या टाइटल को? मुझे तो लगता है कंट्रोल। कंट्रोल। ट्रस्ट अलाउ यू टू कंट्रोल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग टाइटल। ओके। कंट्रोल आपका है, टाइटल आपका नहीं। टाइटल आपका नहीं और कंट्रोल रहेगा तो फिर मतलब बात तो पूरी तरह से बनेगी नहीं ना। पूरी तरह बन गई ना, क्योंकि फिर आपकी बात क्यों मानी जाएगी अगर टाइटल कंट्रोल आपका है। कंट्रोल आपका है। मैं कहता हूं कि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको दी नाम ट्रस्ट के, तो नाम से क्या करना है? आप तो इस्तेमाल कर रहे हो ना एज कंट्रोलर। टाइटल रिस्की है। बॉस कौन होगा? बॉस इसके हाथ में कंट्रोल है, यानी जो कंट्रोलर है वही मैं कह रही हूँ कि ये डिसाइड कर देगा कि भाई बॉस ये है क्योंकि उसके पास कंट्रोल है, राइट। उसकी मर्जी चलेगी, कंट्रोलर की मर्जी पर आपको समझना पड़ेगा टाइटल रिस्की होता है। कोई चीज आपके नाम है तो आपकी गलती की वजह से वो आपसे छीनी जा सकती है। कोर्ट छीन सकता है, आपके सेपरेटिंग स्पाउस लिख सकते हैं, आपके लेनदार छीन सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है। अगर वो आपकी रही नहीं, नाम ट्रस्ट के हो गई, किसी एंटिटी के नाम हो गई, और पर कंट्रोल आपका है, तो वो आपसे नहीं छीन पाएंगे, क्योंकि आप कहोगे मेरी है ही नहीं। मेरी है इसीलिए तो मेरी गलतियों की वजह से आप ले सकते हो, या मेरी वजह से आप ले सकते हो। अगर मेरी है ही नहीं तो आप कैसे ले सकते हो मुझसे? तो ट्रस्ट के बहुत सारे फायदे हैं। ये एक फायदा है एसेट प्रोटेक्शन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हम टाइटल और कंट्रोल को सेपरेट करते हैं। कंट्रोल आपको दे देते हैं, टाइटल ट्रस्ट के नाम कर देते हैं। ओके। एसेट प्रोटेक्शन एक इसका फायदा होता है। ओके। तो इसे किसे बनाना चाहिए, ये भी मेरे सवाल का एक हिस्सा था। तो मैं तो कहता हूँ एवरी इंडियन शुड हैव अ ट्रस्ट। मतलब ये इतनी अच्छी चीज़ है, थोड़ी सी लोगों में इसके बारे में नॉलेज कम है, लोग इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, इसलिए लोग इसकी तरफ देखते नहीं हैं। पर एवरी इंडियन, एटलीस्ट मिडिल क्लास
पर्सन को तो जरूर जरूर ट्रस्ट बनानी चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपको विल, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह पूरे नहीं कर सकते। ओके राइट, जैसे हम इस डिस्कशन में आगे जाएंगे, हम इसके बहुत सारे फायदे बताएंगे, आपको बताएंगे क्यों आपको बनानी चाहिए, किन किन परिस्थितियों में विल काम नहीं आएगी, ट्रस्ट काम आएगी, पावर ऑफ अटॉर्नी काम नहीं आएगी, ट्रस्ट काम आएगी, लेटर ऑफ गार्डियनशिप काम नहीं आएगा, ट्रस्ट काम आ जाएगी। तो बहुत सारी तो चीजें शुरुआत कीजिए ना, बताइए सही तरीका क्या होता है। स्टेप 1 क्या है? आपको अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है, आपको किसे देना है, किसे कंट्रोलर बनाना, क्या आइडेंटिफाई करना, स्टेप 1 क्या होगा सही तरीका? तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा गोल क्या है। ओके राइट, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अपने एग्जाम्पल लेता हूँ। राइट, तो मैं हम हस्बैंड वाइफ हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और मेरा एक बेटा है। राइट, अब मैं अपने ऊपर अगर लगाऊं कि मुझे ये ट्रस्ट क्यों बनानी चाहिए, मैंने अपनी बना रखी है। राइट, क्यों बनानी चाहिए? मेरे पे कई सारे रिस्क हैं। एक तो मैं 4 कंपनी में डायरेक्टर हूँ। राइट, अब इन कंपनी में कुछ भी गलत होता है तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पे रिस्क आता है। राइट, अगर मैंने ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी तो अब ये रिस्क मेरी गलतियों की एज डायरेक्टर मेरी कंपनियों की सीमित रहेगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा, मेरे म्यूचुअल फंड्स पे नहीं आएगा, मेरे घर पे नहीं आएगा, मेरी प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा, मेरा एक बेटा है। राइट, अगर हम दोनों को कुछ हो जाता है और मेरे बेटे को ये सारी संपत्ति मिल जाती है तो उसको लगेगा मैंने तो जिंदगी में सब कुछ पा लिया, अब मुझे आगे काम करने की जरूरत क्या है। राइट, और हो सकता है इस ज्यादा संपत्ति की वजह से उसके अंदर कुछ गलत आदतें आ जाए। अब मैंने ये प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई, इसके अंदर अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर दी और इसमें कंडीशंस डाल दी कि मेरे बेटे को शायद 20 ग्राम गोल्ड के बराबर हर महीने पैसा मिलता रहेगा मेरी ट्रस्ट से, क्योंकि मैं उसकी लाइफ आसान करना चाहता हूँ। पर इसके ऊपर अगर उसे कुछ भी पैसा चाहिए तो मैं साल के एंड में उसकी ITR चेक करूंगा या ट्रस्टी चेक करेगा और देखेगा इसने अपनी मेहनत से कितना कमाया, और मैं उसमें भी लिख दूंगा जितना ये अपनी मेहनत से कमाएगा उतना ही एक्स्ट्रा इसको मेरी ट्रस्ट से दे देना। ओके अब मैं क्या कर रहा हूं, उसे इंसेंटिवाइज कर रहा हूं काम करने के लिए। राइट, तीसरी चीज, क्या मेरे बेटे के अंदर इतनी काबिलियत होगी कि वो इस पैसे को संभाल पाए हम दोनों के ना रहती इस यंग एज में। आज वो 19 साल का है। राइट, तो इस एज में आदमी थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। राइट, तो ये ट्रस्ट उसको उस पर रोक लगाएगी हर जगह। ओके कल को उसकी शादी होती है और कोई व्यक्ति उससे शादी इसलिए करता है कि इस पे बहुत सारे पैसे हैं, हम शादी कर इसको छोड़ेंगे और एलिमनी में पैसे ले जाएंगे। अगर ये पैसा ट्रस्ट के पास होगा तो ये उसका है ही नहीं। तुम डाइवोर्स किसको कर रहे हो? मेरे बेटे को कर रहे हो ना, ट्रस्ट को तो नहीं कर रहे। तो अगर आप ट्रस्ट को डाइवोर्स नहीं कर रहे तो एलिमनी क्लेम कहां से आएगा? बेटे से। बेटा कहेगा मेरे पे है ही नहीं कुछ, सब कुछ किसके नाम है? ट्रस्ट के नाम। एसेट को प्रोटेक्ट करने का एक ये अच्छा रास्ता हो सकता है, और एसेट के सही तरीके से ग्रेजुअल ट्रांसफर का आप मर्जी से चलाते हो। और मेरे बाद मैंने इसमें लिखा कि मेरे बेटे के जो बच्चे होंगे उनमें ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो अब इसको कहीं पर भी टाइटल इसका चेंज नहीं होगा। मैंने टाइटल आज ही चेंज कर दिया, ट्रस्ट के नाम कर दिया वो आपने, तो दोबारा चेंज नहीं होगा। तो टाइटल जो है वो ट्रस्ट के नाम होगा, हमेशा ट्रस्ट के नाम रहेगा आगे की पीढ़ियों में। तो इस ट्रस्ट के मेंबर्स कौन होंगे? क्योंकि आपने कहा शुरुआत में प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, ना कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये एक फैमिली के बीच में होगा, तो सारे वो फैमिली मेंबर्स ही ट्रस्ट का हिस्सा होंगे। ट्रस्टी कौन होगा इसमें? नहीं, तो वो मैं डिसाइड करूंगा। इसमें बेनिफिट, एक ट्रस्ट में 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं। पहला होता है सेटलर। सेटलर वो है जिसने ये ट्रस्ट बनाई। जनरली अगर ये एक फैमिली है तो हम दोनों, हस्बैंड और वाइफ दोनों को सेटलर बना देते हैं। और दूसरा होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब इसको मैनेज कौन कर रहा है, इसका मैनेजर कौन है। तो मैनेजर भी हम जनरली कपल को ही बना देते हैं कि मैंने एक ट्रस्ट बनाई, मेरी और मेरी वाइफ सेटलर है, हम दोनों ही ट्रस्टी हैं। राइट, इसमें फिर तीसरा जना है बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी में मैंने कहा कि मेरे माता पिता हैं, मेरा बेटा है और मेरी वाइफ है और मैं हूं, तो 5 जनों को मैंने सपोज बेनिफिशियरी बना दिया। अब इसके बाद मैंने इसमें एक क्लॉज डाला कि डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब मैं डिसाइड करूंगा इन 5 में से किसको कितना मिलेगा। एक होती है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, एक होती है स्पेसिफिक ट्रस्ट। स्पेसिफिक ट्रस्ट में मैंने हर एक का शेयर डिफाइन कर दिया, डिस्क्रिशनरी में मैंने शेयर डिफाइन नहीं करा, खाली बताया इन लोगों को मिलेगा, कितना मिलेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। राइट, अब बेनिफिशियरी हम दोनों के बाद, अगर मेरे माता पिता तब भी रहे तो वो बचे रहेंगे। हम चारों के बाद, मेरे माता पिता और हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बाद मेरा बेटा अलोन बेनिफिशियरी है।
उस टाइम मैं अपने बेटे के अलावा एक और व्यक्ति को इसमें ट्रस्टी बनाऊंगा, जिसका काम होगा कि ये ध्यान रखे कि वो उस ट्रस्ट के अलावा कुछ काम ना कर पाए, उसको उस पर चेक रखने के लिए। और अब उसके बाद मैं इसमें एक और लिखूंगा, फ्यूचर बेनिफिशियरी कौन है? मेरे बेटे के बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। बायोलॉजिकल चिल्ड्रन मैं लिख सकता हूं बड़े आसानी से कि जो उसका ब्लड से रिलेशन है बच्चों का, वो ही इसके अगले बेनिफिशियरी होंगे। यानी अगर आपका बेटा बच्चे अडॉप्ट करता है तो वो नहीं होंगे उसके? शायद मैं ये रोकना चाहूँ, मैं रोक सकता हूँ। ओके, राइट। या ये ऐसा भी हो सकता है कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसके पहले से बच्चे हो और वो अडॉप्ट तो कर ले, उन्हें भी नहीं मिलेगा अगर मैं रोकना चाहूँ तो आप कितनी सारी चीजें आप जो सोच सकते हो ना, आप वो ट्रस्ट में कर सकते हो। तो इसमें आपकी इच्छा जो है ना सर्वोपरि है। और ट्रस्ट को हेड कौन करेगा? इसका मालिक कौन होगा? ट्रस्टी कौन होगा? क्योंकि आप तो इसलिए बना रहे हैं कि आपके बाद जो है इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैसे होगा? मैम इसमें मालिक एक है ही नहीं, इसके एक मैनेजर है, ओनर तो ट्रस्ट है। तो मैनेजर कौन होगा? मैनेजर ट्रस्टी, वो मैं हो सकता हूँ। कौन होगा? हाँ, मैं हो सकता हूँ, मेरी वाइफ हो सकती है, मेरे बाद मेरा बेटा हो सकता है, उसका एक कजिन है जिस पे मुझे पूरा विश्वास है, मैं उसको और अपने बेटे को ट्रस्टी बना दूंगा सपोज, राइट। पर वो जो मेरा जो कजिन है वो अपने लिए इस पैसे को यूज नहीं कर सकता, वो बाउंड किससे? ट्रस्ट डीड में जिसमें जिसको दे रखा है उसी को दे सकता है पैसा। कितना दे सकता है वो भी लिखा हुआ है। तो उसका काम क्या है? खाली है कि ट्रस्ट डीड को फॉलो करो। और अगर ट्रस्टी, अब आप पूछेंगे भाई अगर बाई चांस ट्रस्टी फॉलो नहीं करता तो क्या होगा? इस पर रोक क्या है? तो रोक ये है कि अगर ट्रस्टी ट्रस्ट डीड को फॉलो नहीं करता तो वो आईपीसी का सेक्शन 340 को वॉयलेट करता है, विच इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसकी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स है, राइट। तो एक व्यक्ति कभी भी वो क्राइम नहीं करना चाहेगा कि मैं ट्रस्ट डीड को वायलेट करूं और मुझे जेल जाना पड़े। तो वो सबसे बड़ा चेक पॉइंट है। दूसरा, ये ट्रस्ट डीड बैंक में डिपॉजिट होगी जब बैंक अकाउंट खुलेगा, तो बैंकर भी चेक कर सकता है क्या ये ट्रस्ट डीड के लिए काम कर रहे हैं या नहीं, या उसके अलावा कुछ काम तो नहीं कर रहे, राइट। तो चेक्स हैं, राइट। अगर आप मुझे 100% है तो 100% तो वैसे भी नहीं अगर आप बिना ट्रस्ट के दोगे तो, पर फिर भी आपने कुछ सजा के प्रावधान हैं। ओके, ऑलराइट। अब मुझे ये बताइए कि कब जरूरत पड़ती है किसी को, ये कैसे वो समझे कि हाँ मुझे ट्रस्ट बना लेनी चाहिए? आपने तो गुड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस के तहत बना ली, पर आप किसी को कैसे समझाते हैं कि नहीं आपको जरूरत है या नहीं है? दीपक जी, नहीं, हर एक व्यक्ति को जरूरत है, हर एक को, हर एक व्यक्ति को जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी अगली जनरेशन तक प्रॉपर्टी चली जाए, राइट। उनके पास तक ये बची रहे प्रॉपर्टी, मेरे बच्चों से कोई शादी करके ये पैसा ना ले जा पाए, और इस तरीके की चीजें तो आप सब चाहते हो ना। तो इसको अगर सब चाहते हो तो सबको ट्रस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आपके उद्देश्य ये है या इनमें से कोई है, आपका डिसेबल्ड चाइल्ड है, आपको उसकी प्रोटेक्शन करनी है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन करनी है, तो आपको ट्रस्ट चाहिए। अगर आपको उस पैसे पे कंट्रोल रखना है अपनी डेथ के बाद भी, राइट। आप एक विल बनाते हो तो विल में क्या लोग विल में क्या करते हैं कि मेरे बाद मेरी वाइफ को जाएगी, उसके बाद मेरे बेटे को चली जाएगी। ये बहुत कॉमन है। क्या आपको पता है जैसे ही वो आपकी वाइफ के पास जाएगी आपकी विल ऑपरेट करना बंद कर देती है, क्योंकि अब वो वाइफ की विल पे चलेगी, राइट। तो या हस्बैंड को वाइफ से प्रॉपर्टी मिली, वाइफ ने कहा मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, आपके बाद मेरे बेटे पे जाएगी। जैसी प्रॉपर्टी मेरे पास है अब ये मेरी विल की प्रॉपर्टी हो गई, आपका कोई जो इस पर जोर नहीं है, आपने चाहे विल बनाई भी हो उस पर। तो ये प्रॉब्लम्स है विल की। ट्रस्ट में ये नहीं है, क्योंकि आपने ट्रस्ट के नाम करा, और ट्रस्ट में तो टाइटल चेंज ही नहीं हो रहा ना, नाम तो ट्रस्ट के ही रह रहा है। वो जब वो ट्रस्ट के नाम ही रह रहा है तो आपकी मर्जी चलती जाएगी। तो हम कहते हैं फ्रॉम द ग्रेव यू कैन कंट्रोल योर प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्ट। कितनी बड़ी बात है कि आपके ना रहने पर भी आपकी संपत्ति आपकी मर्जी से ही रहेगी, आपके इशारों पे ही रहेगी। और क्योंकि अपनी संपत्ति के बारे में आपसे अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता। ये किसी व्यक्ति में इतनी काबिलियत ही नहीं है, चाहे वो कोई भी कितना भी अच्छा प्लानर हो, कितना भी अच्छा एडवाइजर हो। आपने जो बात कही कि आप इसे ग्रेव से कंट्रोल कर रहे होंगे, ट्रस्ट नाम होता है भरोसा, कि आपने भरोसा किया है कि भैया ये किसके पास जाएगी, तो दैट मीन्स आप जब ट्रस्ट बनाएंगे तो आपको वेल्थ का, अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन भी उसमें डिमार्केट करना होता है। बहुत अच्छा रहेगा, हम करते हैं। ओके, हम बिल्कुल करते हैं। हम कहते हैं कि जैसे बोलो मेरे 2 बेटे होते तो मैं कहता कि ये वाला पार्ट इसका है, ये वाला पार्ट इसका है, राइट, मेरे बाद। पर ये इनको एकदम से नहीं मिलेगा, ये इनको इस स्टेजेस पे मिलेगा लाइफ के।
राइट। और इतना पार्ट इनको नहीं मिलेगा, वो मेरे पोतों पे चला जाएगा, मैं वो सारा डिमार्केशन कर सकता हूँ। तो डिमार्केट आप बिल्कुल जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे वही तो इजी करना है। वो करना चाहिए आप अगर ट्रस्ट बना रहे हैं कि कौन किसके पास जाएगा। और अगर विल है और ट्रस्ट है तो सुपरसीड क्या करेगा? अगर उस व्यक्ति ने ट्रस्ट भी बनाया है और विल भी बनाया है। नहीं मैम, जो चीज ट्रस्ट के अंदर आ गई, जो चीज आपने ट्रांसफर कर दी ट्रस्ट में, अब उस पर विल ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि ये आपके नाम नहीं रही, ट्रस्ट के नाम हो गई प्रॉपर्टी। ऑलराइट। जो आपके नाम बची रही उस पर आपकी विल होगी। तो अगर मैं आपकी प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाऊंगा, उसके बावजूद मैं आपकी एक विल जरूर बनाऊंगा। इसको हम कहते हैं पोर ओवर विल, कि जो बचा हुआ है, जो मैं ट्रांसफर नहीं कर पाया, मेरी डेथ के बाद विल ट्रांसफर कर देगी ट्रस्ट को। दूंगा ट्रस्ट से, डायरेक्ट नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैंने एक ट्रस्ट क्या है, आपने एक सेफ्टी लॉकर बनाया जिसकी चाबी आपके हाथ में, लॉकर के अंदर सामान रख दिया, राइट, और चाबी ट्रांसफर करते गए, यही तो कर रहे हो आप, राइट। अब जो चीज लॉकर के बाहर रह गई बाई चांस, मुझे क्या करना चाहिए? विल बना के उसे लॉकर में डालो, उसे लॉकर में डालने का इंतजाम करना होगा। आपने एक बात शुरुआत में कही, एसेट प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि आप अपने एसेट को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई शायद एलिमनी के नाम पर अगर एक किसी से शादी करके वो उस पर अपना हक कर सकता है, या कुछ कानूनी विवाद हो सकता है। तो ये एसेट प्रोटेक्शन को जरा समझाइए, कैसे एक जो ट्रस्ट है वो आपके एसेट को प्रोटेक्ट करता है। तो एसेट प्रोटेक्शन के लिए हम एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रस्ट बनाते हैं, जिसे कहते हैं लिविंग इर्रिवोकेबल डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। अब मैं इनके तीनों का मतलब बताता हूँ। लिविंग मतलब मैंने अपने जीते जी बनाई और ट्रांसफर कर दिया पैसा। इर्रिवोकेबल मतलब एक बार जब मैंने इसे बनाया तो ये मैं इसको रिवोक नहीं कर सकता, वापस नहीं ला सकता। डिस्क्रिशनरी मतलब मैंने उसमें 3-4 बेनिफिशियरी रखे और डिस्क्रिशन ट्रस्टी को दे दिया किसको क्या मिलेगा। अब ये कैसे ऑपरेट करेगी? सपोज मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटे का विवाद अपने क्रेडिटर के साथ चला कि वो क्रेडिटर कहता है जी तुमने पर्सनल गारंटी दी हुई है अपने बैंक लोन के लिए, इसलिए मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी लूंगा। और उसको पता भी चल गया कि मेरे पास एक ट्रस्ट है। वैसे पता चलना बहुत मुश्किल है, पर सपोज पता चल गया, और उसे पता चल गया कि मेरा बेटा इसमें बेनिफिशियरी है। उसने कोर्ट में केस फाइल करा कि जो इस बेटे का शेयर है वो भी इस लेनदार को दे दो, क्रेडिटर को दे दो। मैं कहूँगा जी डिस्क्रिशन तो मेरे पास है ना, किसको क्या दूंगा, मैं इसको कुछ दे ही नहीं रहा। तो अगर मैं इसको दे ही नहीं रहा तो इसका ये बेनिफिशियरी है ही नहीं, जीरो का बेनिफिशियरी है, अभी बच गया पैसा पूरा, क्योंकि टाइटल उसको नहीं दिया बेटे को। टाइटल किसके नाम है? ट्रस्ट के। और डिस्क्रिशन किसके नाम है? पास है मेरे पे, मैं डिसाइड करूंगा। और कोर्ट मुझे फोर्स नहीं कर सकता दो, कोर्ट मुझे ये फोर्स नहीं कर सकता बेटे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेरा पैसा है, मैं जब भी देना चाहूँ दूँ। दीपक सर, एक बात है, आपने पहले भी बात की जिसमें आपने कहा कि आप एक ट्रस्ट बना रहे थे शुरुआत की बातचीत में, आपने कहा मेरे नाम पे 4 कंपनियां हैं। फिर अब बात हो रही है जिनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होते होंगे। ये ट्रस्ट शब्द जो है ना, ये हमेशा ऐसा लगता है ट्रस्टी, ट्रस्ट ये बड़े लोग बनाते हैं जिनके पास बहुत सारी धन संपत्ति है। मेरे जैसे लोग और जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जो सैलरीड होंगे, जो केवल निवेश कर रहे हैं, उनके मतलब का नहीं है ट्रस्ट। मैम, एक आम मिडिल क्लास आदमी अगर इसका दिल्ली में घर है, 2 करोड़ रुपए का घर होगा कम से कम, 40-50 लाख रुपए के शेयर्स और म्यूचुअल फंड होंगे, 2.5 करोड़ रुपए हो गए, और 40-50 लाख रुपए का और सामान होगा, 3 करोड़ रुपए हो गए आपके पास, राइट। आपके लिए 3 करोड़ रुपए कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा है। मेहनत से हम कमा रहे हैं, निवेश इसको कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने में अगर 1-1.5 लाख रुपए खर्च हो और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रोटेक्ट होता जाए, तो क्या ये महंगा सौदा है? राइट। ये प्रॉपर्टी के ऊपर है ही नहीं कितना पैसा है। तो ये मिथ हमें नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ बड़े लोग बनाते हैं ट्रस्ट। सैलरीड लोग जो अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। चलिए मैं आपने मुझे मना किया था, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई है? बिल्कुल। आपका एक उद्देश्य है कि मुझे अपने बेटे को विदेश भेजना है, उसके लिए आपने SIPs कर रखी है। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या गारंटी है जो पैसा आपने SIP में किया या इंश्योरेंस में है, ये आपके बेटे की पढ़ाई पे यूज होगा आपके बाद? नॉमिनी बने हुए उसमें, नॉमिनी कहाँ यूज करेगा इस पे आपका कंट्रोल है? नहीं, पर मुझे भरोसा है कि वो करेंगे। मैं भरोसे पे छोड़ूंगा ही नहीं। मैं ये सारा पैसा आपकी ट्रस्ट में डाल दूंगा, आपकी लाइफ इंश्योरेंस को असाइन कर दूंगा ट्रस्ट में, आपकी SIPs ट्रस्ट से चला दूंगा, और ये इंश्योर करेंगे कि वो ट्रस्ट का पैसा इस्तेमाल हो सिर्फ मेरे बेटे की पढ़ाई पे। ओके। अब कितनी बड़ी गारंटी है ये कि मेरा जो सपना है, मैं रहूं या ना रहूं, ये पूरा हो गई, राइट। और बाई चांस वो पढ़ाई के लिए नहीं जाता, मैं एक एज पे उसको दे दूंगा पैसा कि चलो अब तुम पढ़ाई के लिए नहीं गए, कोई बात नहीं, बिजनेस के लिए पैसा ले लो मुझसे, राइट। पर आपके लिए गारंटी कितनी मायने रखती है?
बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती तो है। इसलिए तो बिल्कुल गलत बात है कि ये एक आम आदमी को नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करना है, अगर आपको अपने उद्देश्य को प्रोटेक्ट करना है, तो ट्रस्ट के थ्रू निवेश करो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो, टर्म पॉलिसी खरीदो, जरूर खरीदो, उसे असाइन कर दो ट्रस्ट में। ठीक है, चलिए मैं मान गई ट्रस्ट बनाना चाहिए, लेकिन मैं ये आपने अभी एक बात बोली जो मेरा सवाल था कि इसको बनाने में आपने कहा 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का खर्चा आता है। कितना खर्च आता है और क्यों आता है इतना खर्चा? क्योंकि इसकी ट्रस्ट डीड की ड्राफ्टिंग महंगी है। ओके, मैं जो एक ट्रस्ट डीड ऐसी ड्राफ्ट करनी है, और ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग ड्राफ्ट होगी। इसका ऐसा नहीं कि सेट फॉर्मेट है, मैंने फिल इन द ब्लैंक भरे और हो गया। ये ट्रस्ट डीड सर्वाइव कब तक करेगी? आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, राइट। और मुझे बताना पड़ेगा हर स्टेज में कौन ट्रस्टी होगा, कौन बेनिफिशियरी होगा, किसके कितने अधिकार होंगे, किसके अधिकार नहीं होंगे, क्या क्या चेक्स एंड बैलेंस डालूंगा। तो ये 50 से 60 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपके लिए ड्राफ्ट करेगा एक लॉयर। और जो लॉयर स्पेशलाइज करता है ट्रस्ट में, मतलब वो नॉर्मल लॉयर्स के बस की बात नहीं है ये, क्योंकि इसमें जरा सी भी गलती आपके इस 3 करोड़ को प्रॉब्लम में डाल देगा। इस जनरेशन में नहीं डालेगा, अगली जनरेशन में डाल देगा, क्योंकि वो लोग नॉर्मल लॉयर सोच ही नहीं सकता उतनी आगे की जितना एक स्पेशलिस्ट लॉयर सोच पाएगा व्हेन ही इज क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। तो इसलिए इसकी ड्राफ्टिंग महंगी है। पर आप जो पर ईयर्स का चलाने का खर्चा क्या है, इसकी खाली एक रिटर्न फाइल होती है जिसका खर्चा मैक्सिमम कोई चार्ट अकाउंट लेगा तो 5,000 रुपए साल। ओके, इसकी रिटर्न फिर हर साल आपको फाइल करनी होगी अगर आपने ट्रस्ट बना दिया। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग, इतनी सारी बात हो गई, आपने कन्विंस कर लिया कि ट्रस्ट बनाना सबके लिए जरूरी है, कितना खर्चा आएगा, इसका रिटर्न फाइल करना है। अब ट्रस्टी कौन होगा? परिवार का मुखिया बना रहा है ये कि मेरे बाद क्या होगा मेरे पैसों का, मेरी संपत्ति का, तो मैं इसमें ट्रस्टी किसे बनाऊंगी? तो जनरली मैं अपने किसी ऐसे व्यक्ति को बनाऊंगा जिस पे मुझे विश्वास हो, जो परिवार का शुभ चिंतक हो, मेरे से यंगर और हेल्दियर हो, विच इज मोर लाइकली टू सर्वाइव मी। और अगली पीढ़ी को मैं डिसाइड करने दूंगा कि तुम बना लो आगे की। जैसे मैंने अपने बेटे को मैंने अपनी ट्रस्ट में लिखा है, जैसे मेरा बेटा 25 साल का होगा वो ट्रस्टी की तरह ज्वाइन कर जाएगा हमें, राइट। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक ही बेटा है, अगर 2 होते तो मैं दोनों को ज्वाइन करता, कम से कम 2 ट्रस्टी वाला नॉर्म पूरा होता। तो इसलिए मैंने उसके कजिन को नॉमिनेट किया हुआ है अपनी ट्रस्ट में। उसके बाद मैंने अपने बेटे को पावर दी हुई है कि तुम डिसाइड करो अगला ट्रस्टी कौन होगा, और अगर तुम बिना डिसाइड करे तुम चले गए तो मैंने एक डिफॉल्ट क्लॉज डाला है, फिर ये बन जाएगा। ओके, राइट। तो मैं वो आगे तक डिसाइड कर सकता हूँ। क्या मेरा डिसीजन परफेक्ट होगा? बिल्कुल गारंटी नहीं है, पर डिसीजन ना लेने से तो बेटर है ना। मैंने एक तरीका बना के तो छोड़ा, राइट। इसका दूसरा वो क्या है कि मैं डिसाइड ही ना करूं, तो वो तो उससे भी गलत है। मैं ट्रस्ट ही ना बनाऊं, वो तो उससे भी गलत है। ठीक है, अब ये आपने बात की कि ट्रस्ट को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, तो ट्रस्ट को इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त क्या ख्याल रखना है? क्या इनकम टैक्स रिटर्न वो एक रेगुलर इंडिविजुअल की तरह भरेगा? क्योंकि एक हम देखते हैं HUF एक एंटिटी है, अब आप एक एंटिटी कह रहे हैं ट्रस्ट, और वो भी फैमिली ट्रस्ट। तो मैम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रस्ट की रिटर्न कैसे भरें प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। अब इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रस्ट में 3 तरीके की इनकम आ सकती है, या 3 इंसिडेंट पे टैक्स आ सकता है। पहला इंसिडेंट तब है जब आप ट्रांसफर करते हो एसेट को ट्रस्ट के अंदर। दूसरा इंसिडेंट तब है जब ट्रस्ट की कमाई होती है उस एसेट पे। तीसरा है जब ट्रस्ट उस एसेट को बेचती है। इन्हीं 3 जगहों पे इनकम टैक्स अप्लाई होने के चांसेस हैं। अब मैं पहला इंस्टेंस बताता हूँ, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो पैसे को ट्रस्ट में। अब इसमें टैक्स लगेगा और कितना लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा आपने ट्रस्ट कैसी बनाई। अगर आपने रेवोकेबल ट्रस्ट बनाई है, रेवोकेबल मतलब सेटलर पे अधिकार है कि इस ट्रस्ट को कभी भी वापस कर ले, रिवोक कर ले, ऐसे केस में ट्रांसफर पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट कहता है रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज नॉट अ ट्रांसफर। वो से ट्रांसफर मानते ही नहीं। सिविल लॉ मान लेता है ट्रांसफर है, इनकम टैक्स कहता है ये मेरे हिसाब से ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो ये मानेगा कि ये सेटलर के पास ही रहा प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने रिवोक करके दिया। अगर उसने इररिवोकेबल ट्रस्ट बनाई और फिर ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, तो ऐसे में उसको मिला क्या ट्रांसफर करने में? कुछ नहीं मिला, ये तो गिफ्ट है, और गिफ्ट टू स्पेसिफाइड रिलेटिव्स इज टैक्स फ्री। तो अगर इसमें जो बेनिफिशियरी हैं आपके परिवार के सदस्य हैं, जो आपके सेक्शन 56 में 8 नाम दिए हुए उन्हीं के अंदर से हैं, तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ट्रांसफर पे कोई टैक्स नहीं लगा। दूसरा हुआ जब इसकी इनकम आई। जब इसकी इनकम आई, अगर ये रेवोकेबल ट्रस्ट है
तो इनकम ऐड हो जाएगी सेटलर की इनकम में, तो पहले जो वो टैक्स दे रहा था वही देगा। अगर ये इररेवोकेबल है तो ये बेनिफिशियरी की इनकम में ऐड हो जाएगा और बेनिफिशियरी के स्लैब रेट्स मिल जाएंगे। तीसरा है जब मैं इसे सेल करूंगा, अगर जब मैं प्रॉपर्टी सेल करूंगा तो जिसने ट्रांसफर करी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मिल जाएगा और आप उस पर कैपिटल गेन टैक्स दोगे और वही दोगे जो वैसे देते अगर आप ट्रांसफर नहीं करते। तो इसका मतलब ट्रस्ट इज टैक्स न्यूट्रल, टैक्स का अगर फायदा नहीं है तो नुकसान बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनके स्लैब्स अभी हिट नहीं हुए हैं, मतलब उनकी वो 10 लाख रुपए तक की इनकम नहीं है, तो आप उनको बेनिफिशियरी बनाकर इररिवोकेबल ट्रस्ट बना के वो स्लैब हिट करा के टैक्स बचा सकते हो, राइट। एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर आपने डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाई तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है इसे मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन पे हम टैक्स करेंगे। अब इस वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं बनाएंगे डिस्क्रिशनरी क्योंकि इसमें रेट मैक्सिमम हो जाएगा। मैं उन लोगों से पूछता हूं आज की डेट में आप अपनी इनकम पे कौन सा टैक्स दे रहे हो, कितने परसेंट दे रहे हो? ज्यादातर हम में से सब लोग मैक्सिमम ही दे रहे हैं। 30% का स्लैब ऑलरेडी हो गया, ट्रांसफर करने के बाद कितना होगा? 30% का। तो नुकसान क्या होगा? नुकसान उस व्यक्ति को है जो लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में, ओके, राइट। जनरली जो ट्रस्ट बनाएगा वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में नहीं होगा। तो ट्रस्ट में टैक्सेशन का नुकसान नहीं है। हाँ, इसे टैक्स फाइलिंग के लिए आपको अपने सीए को थोड़ा एजुकेट करना बिल्कुल। तो फिर दो प्रोफेशनल्स जो है उसकी हेल्प आपको लेनी होगी। पहले तो ट्रस्ट बनाने के लिए आपके पास एक लॉयर होना चाहिए जो ट्रस्ट बनाने का काम जानते हैं, और दूसरा उसकी इनकम टैक्स आपको हर साल उसकी रिटर्न फाइल करना है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर चाहिए होगा। अब मैं कुछ अपने व्यूअर के क्वेश्चन जो हमें व्हाट्सएप पर आए हैं वो लेकर आऊंगी और वो ट्रस्ट से ही जुड़े हुए हैं। सो अनीता राजे का पहला सवाल है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, वो हमारी इकलौती बेटी है, मैं उसके भविष्य को लेकर चिंतित हूं, हमारे बाद उसे फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रस्ट बनाना कितना सही रहेगा? दीपक सर। बहुत सही रहेगा, और इस सिचुएशन में अगर वो ओनली डॉटर काइंड ऑफ सिचुएशन है, ट्रस्ट बहुत अच्छी रहती है। क्यों अच्छी रहती? अगर आप पैसा डायरेक्टली अपनी बेटी को देते हो और कल को उसकी फैमिली में प्रॉब्लम होती है और वो लोग उससे पैसा डिमांड करते हैं, शी कैन नॉट मॉरली से नो। अगर वो देना नहीं भी चाहती तो उससे रिश्ते खराब हो जाएंगे। पर सपोज मैं उसको एक ट्रस्ट में डाल दूं और ट्रस्ट में ऑब्लिगेशन डालूं कि ये पैसा इसी चीज के लिए निकल सकता है और इतना ही निकल सकता है, तो बेटी क्या कहेगी कि मैं देना तो चाहती हूं आपको, पर मेरे माता पिता ने ट्रस्ट ऐसी बनाई है कि मैं दे नहीं सकती। तो वो प्रॉपर्टी आपकी बच जाएगी फॉर लॉन्ग टर्म, और आपकी बेटी का भविष्य भी जो है वो सिक्योर रहेगा फाइनेंशियली। वेरी नाइस। तो ये काम आपको अनीता जी बिल्कुल कर लेना चाहिए। विक्रम बख्शी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से। नमस्ते विक्रम जी, स्वागत है आपका मनी 9 पर। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर दीपक से? हेलो प्रियंका जी, थैंक यू ये मौका देने के लिए। जी, मेरा एक बहुत ही बुनियादी सवाल था, पूछ सकता हूँ? हाँ प्लीज पूछिए। जी मैम, ये ट्रस्ट अगर हुआ तो प्रोबेट की स्थिति से कैसे बच सकते हैं? मतलब मदद मिलती है, और ट्रस्ट और विल हम दोनों चीजें समझते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? और अगर विल ना हो तो फिर ये ट्रस्ट है वो कैसे काम करेगा? बिल्कुल, एकदम ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले विक्रम मैं खुद सर से पूछ रही थी, और देखिए ये कंफ्यूजन रहता है, इसको जरा सा सिंप्लीफाई कीजिए सर। इंडिया में प्रोबेट 3 शहरों में कंपलसरी है, मुंबई, चेन्नई और कैलकाटा। उसके अलावा प्रोबेट कहीं पर भी कंपलसरी नहीं है, पर वेरी मच रिक्वायर्ड है अगर आपको टाइटल अच्छा करना है। ओके, राइट। पर आप मान के चलें आपके बेंगलोर में भी प्रोबेट चाहिए, क्योंकि आपको टाइटल अच्छा देना है अपने अगली पीढ़ी को। अब प्रोबेट कब होती है? अगर आपकी विल को इम्प्लीमेंट करने का तरीका अगर कोर्ट के द्वारा है तो वो प्रोबेट है। अगर टाइटल ट्रांसफर होता है तो प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी भी जरूरत पड़ेगी। पर सपोज आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में डाल दी, क्या आपकी डेथ के बाद इसका टाइटल ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं सर कि आपकी विल का सबसे अच्छा एग्जीक्यूटर कौन है? एग्जीक्यूटर समझते हैं आप, जो आपकी विल को इंप्लीमेंट करेगा आपकी डेथ के बाद। तो आपकी विल का सबसे अच्छा एग्जीक्यूटर कौन है? तो मेरी विल का सबसे अच्छा एग्जीक्यूटर मैं खुद हूं। और ट्रस्ट में क्या करा मैंने अपने जीते जी ट्रांसफर कर दी, मेरे मरने के बाद कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने अपनी लाइफ टाइम में ट्रांसफर करी, उसके बाद अब ट्रांसफर दोबारा होने की जरूरत ही नहीं है। अब तो खाली चाबी ट्रांसफर करूंगा विल के जरिए। विल के जरिए नहीं, ट्रस्ट डीड के जरिए। ट्रस्ट डीड के जरिए। ट्रस्ट डीड में लिखा होगा तो मेरे पास चाबी। जरूरत नहीं अगर ट्रस्ट है तो। नहीं, ट्रस्ट के अंदर वाली प्रॉपर्टी को तो जरूरत ही नहीं है।
जो ट्रस्ट के बाहर रह गई प्रॉपर्टी पोर उसको ओवर विल। हाँ, उसे पोर ओवर कितना विल। अच्छा समझा दिया है। Alright, एक प्रिया सतगोपालन जी का क्वेश्चन लेते हैं। पुणे से हैं प्रिया, पूछ रही है कि इनके पास अच्छा हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गई हैं प्रिया। वेलकम प्रिया टू मनी 9। कैसे आपकी हम हेल्प करें, क्या जानना चाहती हैं आप ट्रस्ट के बारे में? ओके हमारी बात नहीं हो पा रही है प्रिया से। मैं इनका सवाल ले लेती हूँ, या हमारे साथ ये कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं अभी। ओके सो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो प्रिया जी का क्वेश्चन ये है कि इनके पास भारत और विदेश में दोनों जगह पर संपत्ति है, और इसको सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए क्या ट्रस्ट तैयार करना सही होगा? बिल्कुल सही होगा। अब आप पर मुझे ये जानना जरूरी है कि आप भारतीय हैं या भारत के बाहर का पासपोर्ट है। अच्छा, क्योंकि अगर वो बाहर कहीं और की सिटीजनशिप है तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर ट्रस्ट उस कंट्री में बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इंडियन ट्रस्ट शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों ही सिनेरियो समझा दीजिए सर। तो अगर इन पे इंडियन सिटीजनशिप है तो इंडिया में ट्रस्ट बनाएं, राइट। उसमें अपनी जो इंडियन प्रॉपर्टी है उसको बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो बाहर की प्रॉपर्टी है उसको विल कर दें इस ट्रस्ट को, राइट। तो ये ट्रस्ट आपके बाद एक जगह आपकी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाएगी, और उसके बाद लिख दीजिए मेरे बाद इस प्रॉपर्टी का ये होगा, इसमें से ये निकाल सकते हैं, और अपने लाइफ टाइम में इसको जैसे इस्तेमाल करना चाहे आप कर लीजिए। पर अगर आप बाहर के सिटीजन हैं तो फिर मुझे आपके टैक्स इम्प्लीकेशंस देखने पड़ेंगे और फेमा का इम्प्लीकेशन देखना पड़ेगा। ओके तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आपको जरूर किसी अच्छे सलाहकार से सो ये डिपेंड करेगा कि सिटीजनशिप आपकी भारतीय है या फिर आप अगर आप बहुत सालों से बाहर रहते हैं लोग तो वहाँ की सिटीजनशिप भी ले लेते हैं। सो प्रिया इसको एक बार जो है आपको उस एंगल से भी समझना होगा। डॉक्टर हरीश कामत का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पेशे से डॉक्टर है और हमारे साथ फोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब वेलकम टू मनी 9। क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार प्रियंका जी, मैं डॉक्टर हरीश कामत हूँ। मैं डॉक्टर हूँ एज मेरा प्रोफेशन, बट मेरा प्रोफेशन जो है उसमें मतलब कानूनी लड़ाई का बड़ा खतरा होता है। बार बार कोई ना कोई केसेस होते रहते हैं। तो क्या ये फैमिली ट्रस्ट बना के मैं अपनी मतलब जो एसेट्स है उसको पोजीशन कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ मैं? बिल्कुल, अभी हम थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर रावत यही बात कर रहे थे, और मुझे लगता है बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आप अपना क्वेश्चन लेकर आए हैं। दीपक सर यही आप बोल रहे थे, एसेट प्रोटेक्शन। तो बेसिकली डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं, अपने एसेट्स को ट्रस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो एसेट ट्रस्ट में ट्रांसफर हो जाएगा उसके ऊपर इमूवेबल मूवेबल सारे एसेट्स, तो जो एसेट ट्रस्ट के अंदर ट्रांसफर हो गया वो किसी भी कानूनी लड़ाई में आपसे नहीं छीना जा सकता। ओके राइट। तो ये इतना बड़ा प्रोटेक्शन है इनके लिए कि ये उसके बारे में जरूर सोचें। और हम बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए ट्रस्ट बनाते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स के लिए ट्रस्ट बनाते हैं, जो आपके कॉर्नर ऑफिसर्स होते हैं, सीईओ, सीएफओ, सीएक्स, वो जरूर ट्रस्ट बनवाते हैं, क्योंकि वो जो डिसीजंस ले रहे हैं कंपनी के लिए उसके लिए वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं। ओके तो वो लोग कहते हैं कि जरूर हमारी ट्रस्ट बनाओ। इट्स अ गुड आइडिया कि डॉक्टर साहब जो है वो ट्रस्ट जरूर क्रिएट करें। अपने सारे एसेट, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स भी अगर आप कर रहे हैं, आपका बीमा अभी सर थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उन सबको आप असाइन कर सकते हैं ट्रस्ट में। एक और सवाल अर्जुन दास जी का हम लेते हैं। 3 बच्चे हैं अर्जुन जी के, और चाहते हैं कि तीनों की जिंदगी के अलग अलग स्टेज पर उनकी प्रॉपर्टी उन्हें मिले, और इसे ट्रस्ट के जरिए वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपकी सलाह चाहते हैं। तो आप और आपने के स्पाउस सेटलर बन जाएं, एक ट्रस्ट क्रिएट करें जिसमें आप और आपके स्पाउस ही ट्रस्टी हैं, और तीनों बच्चे और आप दोनों मिलकर पांचों इसके बेनिफिशियरी बन जाएं। फिर आप लिखें कि हम दोनों के बाद किस बच्चे को किस स्टेज पे क्या मिलेगा, और ट्रस्टी की जिम्मेवारी होगी उसको वो देना। वो ये भी कह सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हो कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, खाली उसका रेंट मिलेगा इस स्टेज तक, और किस बच्चे को रेंट मिलेगा, इस एक्स प्रॉपर्टी का रेंट एक्स वाई बच्चे को मिलेगा, और से लाइकली, राइट। तो आप हर चीज डिसाइड कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो कि मैंने कुछ क्लाइंट्स के लिए किया, कि हर एक बच्चे की एक ट्रस्ट बना दें और अपनी एक मास्टर ट्रस्ट बनाएं, और ट्रस्ट में बेनिफिशियरी उन ट्रस्ट को बना दें। ओके और उसमें उन बच्चों को आप सेटलर और ट्रस्टी बना दें, तो उससे थोड़ी सी प्रोटेक्शन और ज़्यादा हो जाती है। पर ये जनरली हम HNI और अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स के लिए करते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं करते। ओके सो मल्टीपल ट्रस्ट का भी ऑप्शन है आपके पास अर्जुन जी, जरूर देखिएगा आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं, कितनी संपत्ति का आपको बंटवारा करना है। और अब मेरे साथ दिव्या जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। हेलो दिव्या जी, पूछिए अपना सवाल।
हेलो मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, मतलब मेरे बच्चों के लिए और मेरे भाई के बच्चों के लिए। ओके तो इनमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ओके, थैंक यू दिव्या जी इस सवाल को लाने के लिए हमारे सामने, क्योंकि इन ऐसे ही सवालों के जरिए हम इस टॉपिक को और खोल के समझ पाते हैं। अब मतलब नाती नतनी के लिए, पोते पोती दोनों के लिए पूछ रही हैं दिव्या जी, अगर उनके पेरेंट्स बनाना चाहते हैं ट्रस्ट तो आपके पेरेंट्स दोनों सेटलर बने, राइट, खुद ही ट्रस्टी बन जाएं और ये डिफाइन करें किस स्टेज पर उनको रिप्लेस करा जाएगा। कि अगर आपके फादर नहीं रहे तो शायद उनमें से एक बच्चा जाए या आप दोनों को ट्रस्टी बना दें। उसके बाद डिफाइन करें कि ये वाला पार्ट मेरे इन ग्रैंड चिल्ड्रन पे जाएगा और ये वाला पार्ट मेरे इन ग्रैंड चिल्ड्रन पे जाएगा। अगर उन ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ हो गया तो उनका शेयर किस पे जाएगा, वो पूरा हम डेफिनेशंस में डालते जाएंगे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी संपत्ति ट्रांसफर होती जाएगी टिल इट्स एग्जॉस्टेड, और टिल या जिस टाइम तक आपको कि हाँ इस स्टेज पे इनको दे देना, ट्रस्ट के बाहर निकाल देना। तो ये आप बिल्कुल ये कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से ये कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत कुछ आज आपसे नया सीखने को मिला और अब मैं वाकई में सोचने लगी हूँ कि मुझे भी शायद ट्रस्ट बनाने के लिए अब आपकी मदद पड़ेगी। थैंक यू सो मच दीपक सर आज इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। आज हम यहीं पर वाइंड अप करते अपने शो को। आई एम श्योर आपके मन में और भी कई सवाल आ रहे होंगे, तो हमें आप वैसे ही भेजते रहिए व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, या फिर हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले शो में हम सवालों का जवाब लेकर आएंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए Money9। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।